कोंडागांव पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। डीएम नुपुर राशीपन्ना ने किया जोरदार स्वागत। कोंडागांव में स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सालयों का किया निरीक्षण। लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। कोंडागांव में बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा की मनाई गई जयंती। कांग्रेस श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। कोंडागांव में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कैदियों को बांधी राखी। कैदियों ने अच्छा काम करने का लिया संकल्प। कोंडागांव में बने खाबो बने रहाबो जागरूकता अभियान की शुरुआत। खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाया जा रहा है अभियान। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की और। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कोंडागांव पहुंचे, जहां बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष विधायक लता उसेड़ी, कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना और जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने मंत्री जायसवाल का स्वागत किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक महस के स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया भी मौजूद रहे। कोंडागांव प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिले के प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसगांव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मरीजों से बातचीत कर हालचाल जाना और वहां मिल रहे चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों का बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। मंत्री जायसवाल ने जिला चिकित्सालय में नए ऑपरेशन थिएटर के निर्माण के लिए 80 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। कोंडागांव कांग्रेस भवन में बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने छायाचित्र पर फूल माला अर्पित कर मौजूद जनों के बीच महेंद्र कर्मा के जीवनी की साझा किया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष झुमकलाल दीवान, प्रभारी महामंत्री रितेश पटेल, जेपी यादव और कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। रक्षाबंधन के पावन अवसर के उपलब्ध में ब्रह्म कुमारी बहनों ने जिला जेल में कैदियों को राखी बांधी। वहीं सैकड़ों कैदियों ने आगे के जीवन में अच्छा काम करने का संकल्प लिया। सरिता दीदी ने राखी का महत्व समझाते हुए कहा कि ये साधारण राखी नहीं है, ये धागा हमारे संबंधों को एक प्यार के पवित्र बंधन में बांध के रखता है। आप सभी ऐसे समय पर अपने परिवार की याद आती होगी। हम बहनें आपको राखी बांधते समय यही खर्ची मांगती हैं, एक आना और 5 खोटे सिक्के। एक आना अर्थात जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो संकल्प करना कि दिन में एक बार समय निकालकर आध्यात्मिक ज्ञान सुनने जरूर आना, और 5 खोटे सिक्के अर्थात अपने अंदर के 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करेंगे। इसके साथ ही जेलर डेहारिया ने शुभ प्रेरणा दी और ब्रह्मा कुमारी बहनों का धन्यवाद दिया। कोंडागांव में वर्षा ऋतु के दौरान खाद जनित बीमारियों और संक्रमित की रोकथाम के लिए खाद और औषधि प्रशासन द्वारा बने खाबो बने रहाबो नाम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है और उनमें जागरूकता फैलाना है। यह अभियान राज्य के समस्त जिलों में 6 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा जिले के स्ट्रीट फूड वेंडर्स, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जा रही है। इस दौरान चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से मौके पर ही खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता की जांच की जा रही है।
सिरकों में आबकारी विभाग ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां ग्रामीणों की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग ने एक कार से अवैध शराब ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 25 लीटर अवैध शराब जब्त की। बता दें, कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक हृदय कुमार तरपुड़े, मिर्जा जफर बेग, राजकिशोर पांडे सहित महिला गार्ड ओमलता नेताम शामिल रहे। वहीं ग्रामीणों और पंच सरपंच के सहयोग से कुल 50 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की गई। श्रावण के अंतिम सोमवार को शहर में धूमधाम से हजारों भक्तों के साथ पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन प्रमुख उमंग पांडे और सौरभ शर्मा ने किया। बताया कि समाज कल्याण, सामाजिक एकता, गौरक्षक सेवा और सनातन धर्म के विस्तार के लिए ध्येय के साथ बाबा महाकाल शंकर भगवान की पालकी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पूर्ण रूप से हमारे सनातनी भाई बंधुओं को समर्पित था। आयोजन में लोगों का उत्साह, गांव-गांव से भीड़, हजारों परिवारों का पहुंचना लोगों में अटूट आस्था का प्रदर्शित कर रहा था। सर्वप्रथम बूढ़ा महादेव मंदिर के पास से भगवान की पूजन अर्चन कर पालकी यात्रा का शुभारंभ किया गया। भगवान शंकर की पालकी को सुंदर और भव्य रूप देकर निर्माण किया गया। वहीं नागपुर से पहुंचे मां काली झांकी ने भगवान शंकर का अद्भुत लीला का प्रदर्शन किया। बता दें कि श्रावण के अंतिम सोमवार को शहर में धूमधाम से हजारों भक्तों के साथ पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन प्रमुख उमंग पांडे और सौरभ शर्मा ने बताया कि समाज कल्याण, सामाजिक एकता, गौरक्षक सेवा और सनातन धर्म के विस्तार के ध्येय के साथ बाबा महाकाल शंकर भगवान की पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूर्ण रूप से हमारे सनातनी भाई बंधुओं को समर्पित था। आयोजन में लोगों का उत्साह, गांव-गांव से भीड़, हजारों परिवार का पहुंचना लोगों में अटूट आस्था को प्रदर्शित कर रहा था। सर्वप्रथम बूढ़ा महादेव मंदिर के पास से भगवान की पूजन अर्चन कर पालकी यात्रा का शुभारंभ किया गया। भगवान शंकर की पालकी को सुंदर और भव्य रूप देकर निर्माण किया गया। वहीं नागपुर से पहुंचे मां काली झांकी ने भगवान शंकर की अद्भुत लीला का प्रदर्शन किया। बीजेपी मोर तिरंगा मोर अभियान के नाम से तिरंगा अभियान चलाएगी। बता दें कि प्रदेश के 60 लाख घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए ये तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तिरंगा अभियान के संयोजक नीलू शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घरों में तिरंगा लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस बार मोर तिरंगा मोर अभियान के नाम से इसका आयोजन किया जाएगा। 14 अगस्त जो विभीषिका दिवस है, निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि उस दिन देश के जो है वो 2 टुकड़े हुए थे और किस कारण से क्या था उस समय जो तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और हमारे जो कांग्रेस की इसमें क्या उस समय की जो लोग थे उनकी जो भूमिका थी, तो उसको 14 अगस्त को जो विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के पीछे कारण ये है कि नई पीढ़ी को ये बताना कि हमारा जो 14 अगस्त को देश 2 भागों में बटा था और उस 2 भागों में बांटने के पीछे जो एक राजनीतिक षड्यंत्र था, निश्चित रूप से ये आने वाली पीढ़ी को इस 14 अगस्त के विभाजन विभीषिका के माध्यम से हम उसको हमारे उस समय के जो इस विभाजन विभीषिका में जो लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम मौन जो है वो जुलूस जिला मुख्यालयों में भी करने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारी सेना के शौर्यता और वीरता का जो है वो हमारे लिए गौरव की बात है और उस समय ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में भी जो है वो तिरंगा यात्रा निकाला गया है। निश्चित रूप से इस हर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है वो हर घरों में तिरंगा जो झंडा है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको जो है हम इस प्रदेश में मोर तिरंगा मोर अभिमान के संकल्प और भाव के साथ जो है वो करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, देशवासियों के लिए एक भाव का विषय है
कि हमारे सेना ने जो पहलगाम में जो दुखद घटना हुई थी उसका जो है हमने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से। तो उस ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ते हुए जो है हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं। एक बड़ी मात्रा में पार्टी जो है इस तिरंगा को जो है वो हमने ऑर्डर किया है। निश्चित रूप से इसके पहले भी पिछले साल उस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न किया गया था। हमने एक कार्य योजना और रचना बनाई है कि उन 60 लाख हमारे जो सदस्य हमने बनाए हैं उनके माध्यम से जो है इस तिरंगे को, और हमने एक आग्रह और किया है कि घर के बच्चे से उस तिरंगे को जो है लगवाएं ताकि घर के बच्चे के मन में वो भाव आए और वो देशभक्ति का जज्बा, और उनको भी लगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या सम्मान है या उसका क्या महत्व है। तो ऐसी सारे विषयों पर जो है आज की यह कार्य योजना की जो कार्यशाला की जो बैठक हुई है और उसकी हमने एक बड़ी जो है वो कार्य योजना तैयार की है, और झंडे का भी जो है हमने जो है वो व्यवस्थित रूप से जो है ऑर्डर हमने किया हुआ है और घरों तक के जो है वो झंडे पहुँचेंगे भी। एक असाधारण चिकित्सा कौशल और टीम वर्क का परिचय देते हुए एमएमआई नारायणा अस्पताल रायपुर के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील गौगनियाल और उनकी टीम ने 48 वर्षीय महिला की जान बचाई जो हार्ट अटैक के बाद अचानक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गई थी। ये एक अत्यंत दुर्लभ और उच्च जोखिम वाली स्थिति थी जिसमें तीव्रत निर्णय और उन्नत हृदय चिकित्सा की आवश्यकता थी। इस उपलब्धि की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। डॉक्टर सुनील ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला को किसी भी पूर्व जोखिम कारक के बिना 1 घंटे से सीने में दर्द की शिकायत के साथ आपातकालीन विभाग में लाया गया था। प्रारंभिक जांच में तीव्र हार्ट अटैक की पुष्टि हुई। हालांकि उपचार शुरू होने से पहले ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया था, एक गंभीर स्थिति जिसमें दिल की धड़कन बंद हो जाती है और शरीर में रक्त प्रवाह रुक जाता है। जो केस है हार्ट अटैक का, तो ये पेशेंट हमारे पास आए थे इमरजेंसी रूम में, और जैसे ही इमरजेंसी रूम में हमारे पास आए तो इनिशियल असेसमेंट में जब हमको पता चला कि हार्ट अटैक है, जैसे ही हमने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट देना उसी समय पेशेंट सडनली कोलैप्स हो गई। सडनली कोलैप्स होने का मतलब ये है कि पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बॉडी में रुक जाता है, जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड नहीं पहुंचता। तो ये होने के बाद फिर हमारी जो इमरजेंसी टीम है उन्होंने CPR स्टार्ट किया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो उसमें सबसे पहले एयरवे जो वेंटिलेटर में पेशेंट को डाल के कुछ दवाइयाँ जैसे हम चालू करते हैं और साथ में चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट होता है। तो चेस्ट कंप्रेशन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप हार्ट को पंप नहीं करते तो सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होगा, तो ब्रेन डेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये CPR जो है, जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, ये कम से कम आधा घंटा इमरजेंसी रूम में चला। तो उसमें हमने पेशेंट को मल्टीपल शॉक दिए, चेस्ट कंप्रेशन को कंटिन्यू किया और कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी गई जो उस समय दी जाती है। तो वो देने के बावजूद भी हमने ये देखा कि हार्ट अभी भी स्टैंड स्टिल है और हार्ट वापस नहीं आ रहा था, उसकी रिदम स्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया आधे घंटे बाद पेशेंट के रिलेटिव से, उनके हस्बैंड से बात करके कि अब अगर हमको इसके आगे बढ़ना है तो इसका एक डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है कि उस आर्टरी को हमको खोलना पड़ेगा जिससे ये हार्ट अटैक हुआ है। तो ये डिसाइड होने के बाद फिर पेशेंट को हमने कैथ लैब की तरफ शिफ्ट किया। अब यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था क्योंकि हार्ट रुका हुआ है, उस रुके हुए हार्ट को हमको पंप करते हुए, चेस्ट कंप्रेशन करते हुए ही हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और उसी चेस्ट कंप्रेशन में हमको एंजियोप्लास्टी करनी थी। तो नॉर्मली हम लोग जब इस तरह के जो पेशेंट आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इमरजेंसी रूम में हार्ट का रिदम स्टेबल हो जाता है। जब हार्ट चलने लगता है तो वो समय रहता है जब हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट ये था कि क्योंकि हार्ट चल ही नहीं रहा था, तो हमको ऑन गोइंग चेस्ट कंप्रेशन करते करते पेशेंट को हमने शिफ्ट किया कैथ लैब में, और पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व थी। इमरजेंसी रूम की टीम, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की टीम, कैथ लैब की टीम, तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। और इसमें हमने कंप्रेशन करते करते जो एंजियोप्लास्टी के जो क्रिटिकल स्टेप्स होता है, क्योंकि इस तरह के कंडीशन में एंजियोप्लास्टी करना भी बहुत टफ एक चैलेंज होता है, तो इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और अल्टीमेटली हमने इसमें सफलता पाई और उस आर्टरी को खोला। जैसे ही आर्टरी खोलने के बाद फिर पेशेंट धीरे धीरे करके स्टेबल होने लगे।
ब्लड प्रेशर आने लगा, चेस्ट कंप्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ा। फिर हमने पेशेंट को शिफ्ट किया आईसीयू में, और आईसीयू में फिर स्टार्ट होता है पोस्ट रिससिटेशन केयर का, जो हमारी वहाँ जो टीम है फिर उन्होंने स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे धीरे धीरे करके फिर 2-3 घंटे बाद पेशेंट को होश आने लगा, और फिर वो जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है उसको भी हमने फॉलो किया। रात में भी थोड़े बहुत चैलेंजेस थे, उसको भी हम क्रॉस करते हुए फिर आगे बढ़े। फिर पेशेंट को 1 से 2 दिन बाद फिर हमने वेंटिलेटर से भी बाहर कर दिया, और 3-4 दिन बाद पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हो गई, और कुछ दिन बाद हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। इसमें सबसे अच्छा चीज़ ये देखा गया है कि बहुत बार एक्चुअली ये जब हम CPR करते हैं या पेशेंट को रिससिटेट किया जाता है, बहुत बार कई बार किडनी डैमेज हो जाता है, कई बार ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज होता है, तो पेशेंट्स बहुत बार हॉस्पिटल में रहते हैं। लेकिन इस केस में हमने देखा कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स इंटैक्ट थे, और अल्टीमेटली फाइनली पेशेंट घर गए, और आज भी हमारे पास ये फॉलोअप के लिए आ रहे हैं। और तो ये बहुत चैलेंज था, मतलब ये यूनिक इसलिए था कि हमने ऑनगोइंग CPR के साथ साथ पेशेंट को शिफ्ट करके एंजियोप्लास्टी करके अल्टीमेटली ये रुके हुए हार्ट को हमने वापस रिवाइव किया। मेरे साथ जो हुआ था वो मुझे ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आया, मुझे बस घबराहट लगी, पसीना आया और थोड़ा सा चक्कर सा आया था। फिर मेरे हस्बैंड लेके आए मेरे को हॉस्पिटल तुरंत MMI। यहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे देखा तो उनको समझ में आया होगा जो भी, उन लोगों ने मुझे दवाइयाँ दी। फिर मैं कोलैप्स हो गई थी, मुझे उतना समझ नहीं आया 1 घंटे तक इन लोगों ने जो भी ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद सर की टीम ने पूरा मुझे अच्छे से CPR और इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह जो भी देना था सब कुछ किया इन लोगों ने, एंजियोप्लास्टी वगैरह की, और फिर उसके बाद मैं अभी तो एकदम ठीक हूँ जी। बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ मैं। यहाँ की पूरी टीम, स्टाफ, बुनियाल सर की पूरी टीम, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया, और मैं आज यहाँ पे हूँ। ये सब की बदौलत ही है कि आज मैं यहाँ हूँ। नौनिहाल ग्राम पंचायत जोगी दादर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के बच्चे इन दिनों अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। दीवारों में गहरे दरारें, छतों से टपकता पानी और नीचे से दिखाई देती सरिया, ये तस्वीर उस उपेक्षा की कहानी बयां कर रही है जिससे ग्रामीण वर्षों से जूझ रहे हैं। प्रधान पाठक धनीराम ठाकुर और सहायक शिक्षक मोहनलाल भोई ने हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए भवन की खतरनाक स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शासन को इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाना चाहिए। इस विषय में जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी डडसेना से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल के नए भवन के लिए आवेदन स्वीकृत कर आगे भेज दिया गया है। जल्द ही राशि स्वीकृत होने के निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। फिलहाल सामुदायिक भवन में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए। यहाँ बच्चे को लिए पढ़ने के लिए जगह नहीं है, पूरा बिल्डिंग जर्जर है। प्रशासन से मांग किया गया है, और बहुत दिनों से यहाँ सामुदायिक भवन में संचालन हो रहा है। स्कूल बच्चों की सुविधा को देखते हुए जान जोखिम में न जाए करके सर भी बोले कि सामुदायिक भवन को हमको साफ सुथरा दे दीजिए, तो सर के लिए भी व्यवस्था की है, और सर लोग लगाए हैं। सब दरवाज़ा के लिए भी ऑर्डर हो गया है, दरवाज़ा लगते ही फाइनल सब लगा दिया जाएगा, ताकि कम से कम जब तक स्कूल में बने तब तक यहाँ सामुदायिक भवन में संचालन हो सके। यहाँ सामुदायिक भवन में शाला संचालन हो रही है, क्योंकि स्कूल एकदम अत्यंत जर्जर है, छत टपक रहा है, और ये हम उच्च कार्यालय को अवगत करा चुके हैं। और मांग के संबंध में हम 2012 से मांग कर रहे हैं भवन की, क्योंकि एक ही अतिरिक्त कमरा में शाला संचालन हो रहा है, और अभी वर्तमान में मतलब कि शाला संचालन के लिए स्कूल में कोई जगह नहीं है। और यहाँ सामुदायिक भवन में बहुत परेशानी हो रही है, मतलब कि ना तो शौचालय की व्यवस्था हो पा रहा है, ना तो पानी और मध्याह्न भोजन के लिए बहुत परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ के जो बच्चा मन के भविष्य के लिए स्कूल जो बने हैं उनमें पढ़ात हन, वैसे जर्जर पड़े हैं कि हमला खुद लगते कि लड़का मन यहाँ बिठा के पढ़ाए में बहुत तकलीफ यही का है। वहाँ से छत से पानी टपकते, वो जो परत बने है और टुकड़ा होकर के गिरते, तो एक लिए हमला एक व्यवस्था बनाना रही से, और व्यवस्था में हमन मांग करत आज 2012 से ये सब चीज़ ला शासन ध्यान नहीं देते है। आज लड़का मन हमला व्यवस्था करके यहाँ बिठा के मतलब पढ़ाना पड़ा है। तो एक लिए मैं शासन से ये कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके बच्चा मन के भविष्य के लिए
मतलब एमन बर सुविधाजनक नया फ़ोन बनाया जाए और यही मोर मांग है। पिथौरा ब्लॉक के महासमुंद जिला के पिथौरा ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला जोगी दादर में आए हुए हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ के बच्चे कितना मजबूर हो गए हैं पढ़ने के लिए। यहाँ का बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है और कभी भी अनहोनी हो सकता है। शासन बड़े बड़े दावा करते हैं कि शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षा दिया जाएगा, परंतु भवन ही नहीं रहेगा तो शिक्षा किस प्रकार दिया जाएगा। यहाँ बच्चे मजबूर हो गए हैं यहाँ सामुदायिक भवन में पढ़ने के लिए। यहाँ बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, न पानी की व्यवस्था है और न बाथरूम की व्यवस्था है। मैं शासन से ये दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ की जनताओं की मांग है यहाँ भवन बनाया जाए और बच्चे की भविष्य सुधारा जाए। ग्रामीण प्रमोद ककीम निवासी इलबेड़ी अपने रिश्तेदार के घर ग्राम गुज्जेपरती आया था। बता दें कि प्रमोद ककीम आसपास नहाने के लिए गया हुआ था, जहां माओवादी द्वारा पूर्व से लगाए गए प्रेशर आईईडी के विस्फोट होने से प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इसके चलते पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जंगल और संवेदनशील क्षेत्रों में आवागमन के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर तत्काल निकटतम पुलिस थाना या सुरक्षा बल कैंपों को सूचित करें। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि आमपारा, राजेंद्र नगर और कबीर नगर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही हैं। तीनों थानों में अपराध दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया। वहीं जांच में पाया गया ये सभी चोरियां एक ही गैंग के लोग कर रहे हैं। इसके चलते पुलिस ने टीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 6,30,000 का मशरूका बरामद किया है। साथ ही सोने चांदी सहित मोबाइल फोन और घड़ी भी जब्त किए गए हैं। दिनांक 3/8 और 4 रात के दरमियानी रात को शहर के पास कॉलोनी के फ्लैट में चोरी की घटनाएं घटित हुई थी, जिस पर थाना अमनाका, थाना कबीर नगर और थाना न्यू राजेंद्र नगर में 3 अलग अलग चोरी के अपराध पंजीबद्ध किए गए थे। इस आधार पर चूँकि रिहायशी पास कॉलोनी का था और तीनों फ्लैट की चोरी हुई थी, तीनों में सुने घरों पर चोरी की गई थी। इस चोरी जिन 3 घरों से चोरी की थी उसके अतिरिक्त कुछ 2-3 घरों में और अटेम्प्ट किया गया था, जहां पर माल मसूर नहीं मिला था। इन तीनों एक ही रात में एक ही दिन के समय पर जो 3 तारीख को जो घटनाएं हुई थी, तो उस आधार पर चूँकि एक जैसे थी इसलिए गंभीरता को देखते हुए पूरी टीम को इस पर लगाई गई थी, जिसमें एसीसीयू की टीम और टिकरापारा अनुभाग की टीम को इस पर लगाई गई थी। इस आधार पर तीनों जगहों के जो एविडेंस थे उनका अवलोकन किया गया, मोडस ऑपरेंडी को अवलोकन किया गया, कुछ सीसीटीवी फुटेज जो हम लोगों को प्राप्त हुए उसका अवलोकन किया गया। पाया गया कि तीनों एक ही गैंग के द्वारा ऑपरेट किया गया पाया गया। इस आधार पर तीनों थाना में जो अपराध पंजीबद्ध किए गए थे, जिसमें आमनाका में अपराध क्रमांक 250, कबीर नगर में अपराध क्रमांक 142, न्यू राजेंद्र नगर में अपराध क्रमांक 172-25, धारा 331(1) और 305(a) के तहत में चोरी का अपराध, नकबजनी और चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना किया जा रहा था। इन सभी घटनाक्रम को देखते हुए ये स्पष्ट हो गई थी कि ये चोरी की जो घटनाएं हैं इसके द्वारा एक ही गैंग के द्वारा ऑपरेट किए गए और एक ही गैंग के द्वारा इस पर चोरी की घटनाएं घटित की गई है। हम लोगों को जो प्रथम दृष्टया सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से पर्याप्त सबूत प्राप्त हो गए थे, जिस पर जो आरोपीगण को प्रथम दृष्टया में ही आइडेंटिफाई कर लिए गए थे। रायपुर में पुलिस ने गुम हुए मोबाइलों को आज स्वामियों को सुपुर्द किया है, जहां एसएसपी ने 50 लाख रुपए के गुम हुए मोबाइल स्वामियों को लौटाए। बता दें कि पुलिस ने देश के अलग अलग राज्यों से मोबाइल बरामद किए, जिसमें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार सहित अन्य राज्यों से मोबाइल फ़ोनों को बरामद किया गया। वहीं इस साल अब तक 1 करोड़ 10 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन पुलिस वापस लौटा चुकी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।